वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 के लिए जो आपके लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मैथ के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, जो कि आपके फेज 8 में मैट्रिकुलेशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल, एक आपके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हुए थे। टोटल आपके 10 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे। तो उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैट्रिकुलेशन लेवल के एक शिफ्ट के जो है मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जैसा कि आपको बताया गया कि मैट्रिकुलेशन लेवल में आपके टोटल कितने 3 एग्जाम हुए थे आपके 3 शिफ्टों में, और हायर सेकेंडरी लेवल में 4 और ग्रेजुएशन लेवल में आपके 3 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे। तो इसके सभी के आपको मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ व्यक्ति मिलकर एक काम को 85 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति और उनके साथ सम्मिलित होते हैं तो काम पूरा होने में 25 दिन कम लगते हैं। तो प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे आपसे पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ मैन यानी कि आदमियों की संख्या हम लोग क्या मान लेते कि शुरुआत में यक्स थी। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क निकालने का एक फार्मूला आपका क्या होता है, मैन इंटू डेज, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या होती है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कुल वर्क बराबर यानी कि टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या। तो आदमियों की संख्या हम लोगों ने क्या मान ली शुरुआत में कि यक्स थी, और यक्स व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं तो 85 दिनों में काम करते। तो इधर आपका टोटल वर्क हो गया। फिर बोला गया कि इसी काम को अगर 15 व्यक्ति और काम करते, यानी कि अगर पहले यक्स काम करते थे तो अब कितना काम करते यक्स प्लस 15 व्यक्ति, तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। जितना पहले समय लग रहा था उससे 25 दिन कम लगता है, यानी कि 85 माइनस 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60। इधर भी आपका टोटल वर्क, इधर भी आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका बराबर होगा क्योंकि दोनों एक ही काम को कर रहे हैं। हल करेंगे, यक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा शुरुआत में, यानी कि प्रारंभ में आदमियों की संख्या होगी। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका यहाँ पर 5 से कट रहा है तो काट लेंगे, ये आपका 17 बार में चला जाएगा, ये आपका यहाँ पर 12 बार में चला जाएगा। हल करेंगे, इधर 12x 17x, 12x इधर भेजेंगे तो 17x में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 5x बराबर आपका इधर कितना बचेगा 15 इंटू 12 बचेगा। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 तिया 15, यक्स बराबर आपका कितना आ जाता है यहाँ पर से 12 तिया 36, यानी कि प्रारंभ में जो है व्यक्तियों की संख्या कितनी थी तो 36 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया, ये आपका यहाँ पर से दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3y² प्लस 4z² प्लस 19 बराबर, ये आपका यहाँ तक इतना दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि x माइनस वाई प्लस 4z का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, x, y और z का वैल्यू निकालना होगा। तो जब इसे ध्यान से रूप में देखेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जैसे कि यहाँ पर आपका क्या एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, प्लस ये आपका क्या है, अगर 3y² है तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि √3y का ये क्या है होल स्क्वायर है, क्योंकि √3 का वापस स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, यानी कि ये क्या है असल में √3y का होल स्क्वायर है, प्लस 4z² है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आपका कितना है 19 है। इधर क्या करेंगे 4√3 को इधर गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4√3x। वैसे हम लोग जो है इधर क्या करते हैं इसे इधर भेजते हुए चलते, तो अगर 4√3 इंटू एक्स करेंगे तो 4√3x हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आपका क्या हो जाएगा माइनस 4√3x। उसी तरीके से माइनस माइनस इधर भेज देंगे y को तो क्या हो जाएगा 4√3y, z को भी इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4√3z बराबर में आपका क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या है माइनस 4√3x है, और यहाँ पर क्या है कोई संख्या यक्स का यहाँ पर छुपा हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं यक्स माइनस यहाँ पर होल स्क्वायर हम लोग बना सकते हैं, यक्स माइनस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 तो पहले आपका गुना होता है, यहाँ क्या बचा 2√3, यानी कि 2√3 है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2√3, इसका आपका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2√3 का क्या बन रहा होल स्क्वायर बन रहा। फिर आपका प्लस, फिर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा √3y, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर √3y 2 हट गया, आपका कितना बच गया यहाँ पर 2, यानी कि √3 माइनस √3y माइनस 2 का ये क्या बन रहा होल स्क्वायर बन रहा है, 2√3 2 दूनी 4, हाँ बिल्कुल ये आपका होल स्क्वायर बन रहा है। प्लस फिर आपका क्या बन रहा है 2z
2z माइनस 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचा, √3 बचा, यानी कि 2z माइनस √3 का क्या बन रहा, होल स्क्वायर बन रहा बराबर 0। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ जाएगा, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2√3। y का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ जाएगा, √3y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 उधर भेजेंगे तो +2 बटा कितना आ जाएगा √3। जेड का वैल्यू यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, उधर भेजेंगे √3 को तो प्लस में, तो √3 बाई नीचे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू पता चल गया। हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई प्लस 4z का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। x का वैल्यू कितना है 2√3 माइनस y का वैल्यू कितना है आपका 2/√3 प्लस 4z। तो इसमें हमें क्या करना है, 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी कि आपका कितना बचेगा 2√3। तो कितना आ जाएगा आपका हल करने पर, 2√3 2√3 4√3 4√3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12, 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10/√3। लेकिन 10/√3 आंसर नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइज एक बार कर लेंगे। तो रैशनलाइज आपका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे √3 से गुना हो जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा 10√3/√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 31 संख्याओं का औसत 59 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 53.9 है और अंतिम 21 संख्याओं का औसत 62.1 है। यदि गर्मी संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 11वीं संख्या निकाल लेते हैं। तो 11वीं संख्या निकालने का जो है सबसे बेहतर तरीका और आसान तरीका कौन सा होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले ओवरऑल यानी कि 31 संख्याओं का ओवरऑल एवरेज यानी कि औसत कितना दिया गया 59, यहाँ पर क्या करेंगे 59 लिखेंगे। फिर ये जो पहली 11 संख्या उनका औसत कितना है 53.9 है, तो ओवरऑल औसत से ये कितना कम है, तो ओवरऑल औसत से यहाँ पर देखेंगे जब तो 54.5 यानी कि 5.1 कम है, तो 5.1 इंटू क्या करेंगे 11 से गुना करेंगे, यह क्या आपका कम है तो यहाँ पर माइनस, तो ये कॉमन इंटू 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 510 और 11 आपका कॉमन कितना हो जाएगा 561, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 56.1, यानी कि 56.1 की क्या हो रही है कमी हो रही है। फिर क्या करेंगे, जो अंतिम 21 संख्या उनका औसत कितना है 62.1, तो ओवरऑल से कितना कम है, तो ओवरऑल से आपका यहाँ पर कम नहीं है अधिक है, 59 है यहाँ पर 62.1 है, यानी कि अधिक है। कितना अधिक है 3.1 अधिक है, तो ओवरऑल जो है कितना अधिक है, तो 21 इंटू 31 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, ये तो आपका प्लस में जाएगा, तो 1 डेसिमल आपका 2 3 3 2 5 3 दूनी 6 यानी कि 65.1। हल करेंगे आपका यहाँ पर 11वीं संख्या का मान निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से, यहाँ पर पहले माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 57 आपका 2.9, तो 2.9 इसमें जोड़ेंगे तो 65 2 67 1 आपका कितना आ गया 68, यानी कि 11वीं संख्या का मान कितना आ गया 68। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 31 संख्याओं को ये जो औसत 59 दिया गया उनका क्या करेंगे योग निकालेंगे, योग से क्या करेंगे ये 68 यानी कि 11वीं संख्या माइनस कर देंगे, तो 31 इंटू 59 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 9 तिया 27 27 और 5 आपका कितना होता है 32 2 3 5 तिया 15 3 18, यानी कि 1829 में से क्या करेंगे 68 को माइनस करेंगे तो बची हुई 30 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 6 यानी कि 1761। बची हुई संख्या कितने, पहले 30 थी, एक उससे निकाल दी गई तो अब बची कितनी 30। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से 30 बचे 150, यहाँ पर तो पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर 3 आपका 3 बचे 15, 2 बचा तो आपका कितना हो गया यहाँ पर 3 8 24, फिर 3 7 21 यानी कि 58.7 आपका ये आपका क्या आएगा, इतना बची हुई संख्याओं का औसत आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 8400 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत से 10,164 रुपये हो जाती है जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से 4.3/5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साधारण, यहाँ पर धनराशि क्या है बराबर है,
ब्याज भी बोल रहा है बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो ब्याज नहीं दिया गया, यानी कि रेट हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो रेट यहाँ पर जब चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट निकालने का बारी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया तो पहले अंडर रूट का क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट बाय प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका कितना दिया गया, 10,164 बटा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन कितना दिया गया, 8400। हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितने बार, 12 से कट रहा है तो 12 सत्ते 84, 700 बार में ये आपका एक बार नहीं, 12×96, 12×96 तो 5, 12 चौका 48, 12 सत्ते 84। फिर आपका 7 से कट रहा है तो काट देंगे 100, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1 2 1, यानी कि रूट 121 बटा 100। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 बटा 10, यानी कि 10 की कोई धनराशि पर 11 यूनिट क्या मिलता है, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, 10 यूनिट की कोई राशि जो 11 यूनिट हो गई, यानी कि 1 यूनिट का क्या मिल रहा है, ब्याज। कितने पर, 10 यूनिट पे। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, 0 0 चला गया, यानी कि रेट दर कितना प्रतिशत आ गया, 10% आ गया। तो अब हमें दर भी पता है, मूलधन भी पता है, समय भी पता है, तो साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, सबसे आसान फार्मूला होता है, फार्मूला आपका हो जाता है P/R/T/100, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है। तो याद रखिएगा। तो मूलधन कितना दिया गया है, 8400, रेट यानी कि दर कितना है, 10%, और समय कितना है, 4/3/5। तो तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 3 23/5 नीचे चला जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 5 से 10 काटेंगे 2 बार में चला जाएगा। इकाई अंक हम लोग चेक करेंगे तो 4 दूनी 8 या 24, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, ये दोनों तो आपका हट गया, बाकी आपको गुना ही करना पड़ेगा। तो गुना करके देख लेंगे आपका कितना आ जाएगा, 84 इंटू 23 दूनी 46 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 2 8 छक 48 और 16 64 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 66 6 32 और 6 38, यानी कि 3864 रुपये आपके क्या आ गई, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी सामग्री का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक निर्धारित करता है। वह इस सामग्री का 60% जो अंकित मूल्य पर बेचता है तथा बाकी बची सामग्री को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचता है। तो उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, यानी कि 4 यूनिट क्या है, सीपी है, उस पर 1 यूनिट अधिक क्या किया जाता है, मार्केट प्राइस किया जाता है, यानी कि 4 यूनिट के कोई सामान को 1 यूनिट अधिक पर क्या किया जाता है, मार्केट प्राइस यानी कि अंकित किया जाता है। तो मार्केट प्राइस कितना है, 5 यूनिट। फिर बोला कि 60% को क्या करता है, अंकित मूल्य पर बेच देता है, यानी कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/5, यानी कि टोटल अगर सामान जो है, टोटल सामान अगर 5 है तो उनमें से 3 सामान को क्या कर देता है, इस 5 यूनिट में बेच देता है। लेकिन जो बचा सामान यानी कि टोटल सामान 5 यूनिट था, उनमें से 3 को क्या कर दिया, मार्केट प्राइस पर बेच दिया, इस 3 को मार्केट प्राइस पर बेच दिया। तो बचा अब सामान कितना, 2 यूनिट और सामान बचा, और इस 2 यूनिट को कितने में बेचेगा, ये जो आपका मार्केट प्राइस था इस पर क्या करेगा, 40% का छूट यानी कि डिस्काउंट देगा। तो 5 का 40% कितना करेगा, 5 का 40% 2 होता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 2 की कमी हो जाएगी। तो 5 - 2 करेंगे तो नया मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 को, पहला जो 3 सामान था उसे 5 यूनिट में बेच रहा था, और बचा जो बाद वाला 2 सामान है उसे कितने में बेच रहा है, 3 यूनिट में बेच रहा है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कुल एचपी निकाल सकते हैं। तो 3 सामान 5 यूनिट के हिसाब से बेचा तो कितना हो गया, 5 तिया 15 प्लस 3 यूनिट, यानी कि 2 सामान जो है 3 यूनिट में बेचा तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 यूनिट, यानी कि टोटल कितने में बेच दिया, 15 6 21 यूनिट में बेच दिया। लेकिन सीपी कितना था, 4 यूनिट, टोटल सामान कितना था, 5, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट के सामान को कितने में बेच दिया, 21 यूनिट में बेच दिया। तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का। अगर 20 का सामान 21 में बेच रहा है तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। कितने पर, सीपी पर गणना करेंगे तो सीपी कितना है, 20 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 20 से 100 काटेंगे, कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में, यानी कि 5% का क्या हुआ, लाभ यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, यहाँ पर दिए गए 235 है, 2x5 है, x3 5 है, 6 3x है,
और 116 का औसत जो है 333 है। तो आपसे पूछा जा रहा है x+1, x+3 और x+8 का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, x की वैल्यू निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन में सभी संख्या को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 235 है, फिर क्या है आपका 2x 5 है, फिर आपका यहाँ पर है x 3 5 है, फिर आपका 6 3x है, फिर आपके कितने 116 और इनका औसत कितना है 333। लेकिन यहाँ पर हम लोग योग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका योग निकाल लेते हैं। तो टोटल कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या। तो 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, 5 तिया 15 16, यानी कि टोटल इतना योग आ रहा है सभी संख्याओं का। तो यहाँ पर यक्स का क्या वैल्यू पुट करें कि यहाँ पर इकाई अंक क्या आना चाहिए 5। तो पहले बाकी को पहले जोड़ लेते, तो 5 तिया 15, 15 6 21। तो 21 में अब क्या जोड़े कि इकाई अंक क्या आ जाए 5 आ जाए। तो अगर यक्स का वैल्यू यहाँ पर 4 रहे, यक्स का वैल्यू अगर 4 रहता है तो 21 और 4 कितना होता है 25। 25 में यहाँ पर 5 होगा, 2 क्या हो जाएगा 2 आपका पैंचा में रहेगा, यानी कि इकाई अंक 5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी यक्स का क्या करेंगे, यहाँ पर भी यक्स का वैल्यू 4 पुट करके देखते कितना आना चाहिए, यहाँ पर 6 आना चाहिए। तो हल करेंगे 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 2 बाकी बचा हुआ था 14 2 16, हाथ में 1। यहाँ भी 4 पुट करके देख लेते हैं, 4 2 6, 6 2 8, 8 6 14, 1 15, 1 बचा हुआ था यानी कि 16। यानी कि यहाँ पर से हमें सिद्ध हो रहा है कि यक्स का वैल्यू कितना होगा 4 ही होगा। तो अब क्या करेंगे, यक्स का यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं सभी का। x+1 यानी कि 5, x+3 यानी कि 4 3 7, x+8 यानी कि 8 4 12। टोटल योग कितना हो जाएगा 12 7 19 5 24। औसत चाहिए तो टोटल संख्याएं कितनी थे 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा औसत 8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात 3:4, बी और सी के भागों का अनुपात 5:6, सी और डी के भागों का अनुपात 9:10 है। तो अगर ए और सी के भागों में 3240 का अंतर है तो डी का भाग कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, ए बी सी डी का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी डी, ए और बी का अनुपात यहाँ पर कितना दिया गया है 3:4, बी सी का कितना दिया गया है 5:6, सी डी का कितना दिया गया है 9:10। तो अगर हमें निश्चित अनुपात में वैल्यू चाहिए तो जो भी यहाँ पर खाली स्थान दिया गया उसे क्या करेंगे, जो भी अगल बगल में संख्या है उसे देखकर वहाँ पर खाली स्थान में वो अंक भर देंगे। ऊपर नीचे नहीं देखना है, बगल में देखना है। तो बगल में 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, बगल में यहाँ 6 है, यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ 6, बगल में यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5, यहाँ पर खाली स्थान है, बगल में 9 है, यहाँ पे भी 9। अगर कोई कॉमन दिख रहा है सभी में तो कॉमन दिख रहा है तो काट देंगे। 3 हमें सभी में कॉमन दिख रही है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है। तो सभी जगह 3 कॉमन थी तो हम लोगों ने पहले ही काट दिया। बाकी जो बचा है उसे गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 तिया 15 तिया 45, फिर यहाँ पर आपका 5 तिया 15 चौक 60, 6 तिया 18 चौक 72 और इधर आपका 4 दूनी 8, 8 दही कितना हो गया 80। यानी कि ए बी सी डी का निश्चित अनुपात में ये वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर से क्या बोला गया कि अब यहाँ पर देखना है कि ए और सी में यूनिट में अंतर कितना है। तो यूनिट में आपका अंतर यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 72 है। तो अंतर आपका यहाँ पर कितना हो जा रहा है, आपका यहाँ पर अंतर हो जा रहा है 45 50। तो 22 और 5 कितना हो गया 27, यानी कि 27 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 3240 दिया गया। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का पहले वैल्यू निकाल लेते, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 27 1 आपका 27 1 5, 27 दूनी 54 यानी कि 120 आ गया। पूछा क्या जा रहा है, डी का भाग पूछा जा रहा है। तो डी का भाग यहाँ पर कितना था 80 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 120 है तो 80 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 80 से गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा 12 × 96, यानी कि डी का भाग कितना था 9600 रुपया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार जो है 5.5/9 मीटर पर सेकेंड की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करती है और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। अगर कार को कुल 3.1/6 घंटे का समय लगा तो x का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है दूरी बटा चाल।
यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दूरी क्या दी गई है, यहाँ पर किलोमीटर में दी गई है, लेकिन चाल किस में दी गई है, मीटर पर सेकंड में दी गई है। तो हमें क्या करना होगा, और यहाँ पर जो दूरी भी पूछी जा रही है क्योंकि यहाँ पर समय भी घंटा में दिया गया है, तो यहाँ पर चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ही चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, चाल को पहले यानी कि मीटर पर सेकंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9×5 = 45 और 5×5 = 9। इसे किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 5×10 = 50, 9×2 = 18, यानी कि 10 दूना कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी पहले वाली चाल आ गई। दूसरे वाली चाल कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसे भी जो है चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में तो कितना हो जाएगा 5×5 चला गया, यानी कि इसकी चाल कितनी आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी दूसरी वाली चाल आ गई। तो अब हमें क्या करना है, टोटल जो है दूरी कितनी थी x किलोमीटर, कितने की चाल से जाता है 20 किलोमीटर की चाल से, फिर इसी दूरी को कितने की चाल से वापस आता है 18 की चाल से वापस आता है। यहाँ भी समय यहाँ भी समय, टोटल कितना समय लेता है यहाँ पर से, टोटल आपका समय 3×1/6 घंटा लेता है। तो कितना हो जाएगा पूर्णांक में चेंज करेंगे इसे, यानी कि फ्रैक्शन में, तो आपका 6×3 = 18, 19/6 होगा। हल करेंगे 18 और 20 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 90, 180, यानी कि 180 आपका एलसीएम हो गया। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9x + 18 10x, कितना हो जाएगा आपका 19/6। 10 और 9 कितना होता है 19, यानी कि ये आपका चला गया। क्या बचेगा, खाली x बचेगा। यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में 30 बार में चला जाएगा, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। ये आपकी क्या आ गई दूरी आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे, यहाँ पर क्या है 2/5 है। भाग से पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ऑफ का दिया गया उसे पहले हल कर लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3×3 = 9 चला जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर से 2 बार में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2/5 = 15। भाग है, भाग को जब गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाती है। तो अगर 2/15 है तो कितना हो जाएगी 15/2 होगी। आगे क्या है आपका 4/5, पूर्णांक में है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 9×1 = 10/9। भाग है, गुना में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 8/15 का 15/8 लिखेंगे, -3/4 प्लस आपका क्या है 3/4। भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 1/2 की जगह 2 आएगा। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर 2 2 कट गया, 5×3 = 15 चला गया, यहाँ पर से 5×2 = 10 चला जाएगा, फिर आपका यहाँ पर से 2 चौक 8 चला गया, 4 4 चला गया, 3×3 = 9, 3×5 = 15 चला गया, यहाँ पर से 2 दूनी 4 चला गया। बचा आपका यहाँ पर से अब कितना 3 माइनस, यहाँ पर आपका क्या बचा 5/3 माइनस आपका कितना है 3/4 प्लस आपका कितना है 3/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे आगे। तो यहाँ पर 3 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाता है 12×3 = 36, माइनस 3 चौक तो 5 चौक 20, माइनस फिर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 4×3 तो 3×3 = 9, प्लस 2 छक तो 6×3 = 18, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से +9 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25/12, यानी कि ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप x और y जो एक टंकी को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप जो है z उस भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये पाइप x और y को एक साथ जो है 10 मिनट के लिए खोल दिया गया, फिर पाइप x को जो है बंद करके तत्क्षण जो है पाइप z को खोल दिया गया, यानी कि x को बंद किया गया उसके जगह फिर z को खोल दिया गया, और y भी जो है खुला रहा, पाइप y भी खुला रहा। तो टंकी को शुरू से पूरा भरने में लगने वाला कुल समय कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें x y z की कार्यक्षमता निकालनी होगी। तो x जो है कितने मिनट में भर सकता है 30 मिनट में, y आपका 45 मिनट में भर सकता है, z आपका दिया है कि 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो 1 घंटा इधर सभी मिनट में तो उसे भी मिनट में कर लेते हो तो कितना, यानी कि 60 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे 45, 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। आपका 180 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6, 45 से भाग करेंगे 4, 60 से भाग करेंगे 3, यानी कि x जो है 6 यूनिट भरता है, y 4 यूनिट खाली कर दिया, z जो है y जो है 4 यूनिट भरता है, z जो है 3 यूनिट क्या करती है खाली करती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया है कि
यक्स और वाई जो है शुरुआत में साथ मिलकर काम करते, तो एक दिन में यक्स 6 काम करता है, वाई 4 काम करता है, तो टोटल कितने काम कर लेंगे एक दिन में? 6 4 10 काम। और दोनों मिलकर करते कितने, सॉरी एक दिन नहीं, एक मिनट। एक मिनट में यक्स 6 काम करता है, वाई 4 काम करता है, तो एक मिनट में टोटल 10 काम कर लेंगे। तो टोटल कितने समय तक काम करते हैं? 10 मिनट तक काम करते हैं। तो कुल कितना काम कर लेंगे? 10 दहें 100 काम कर लेंगे। लेकिन करना कितना काम है? टोटल काम करना 180 है, लेकिन किया गया काम कितना है? 100 है। यानी कि बचा हुआ काम अभी भी कितना है? तो 180 माइनस 100 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 80। यानी कि 80 काम अभी भी बचा हुआ है जो कि करना है। लेकिन अब बोला गया है कि यक्स जो है क्या कर देता है, काम मान लीजिए कि छोड़कर चला गया। तो अब करना कौन है? यक्स के जगह अब कौन आ जाता है? जेड आ जाता है। तो वाई जो है क्या कर रहा है? 4 यूनिट से बढ़ता है, लेकिन जेड जो है 3 यूनिट से खाली कर रहा है। यानी कि अगर दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना यूनिट मात्र भर पाएंगे? 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना है? 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट मात्र भरेंगे। तो समय बराबर आपका क्या हो जाता है? टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है, ये ध्यान रखिएगा। यह तो टोटल भरना कितना है? 80। भरेगा कितने की कार्य क्षमता से? 1 की कार्य क्षमता। तो 80/1 कितना हो जाएगा? 80 दिन। यानी कि जो बचा हुआ काम है, यानी कि जो बचा हुआ भाग है, उसे भरने में 80 दिन लगेगा। और शुरुआत में कितना समय लिया था भरने में? 10 दिन लिया था। पहले 10 दिन और बाद वाला जो बचा हुआ था वो 80 दिन। तो टोटल कितना दिन लग गया भरने में? 80 या 10, 90 दिन लगा पूरा भरने में। सॉरी 90 दिन नहीं, मिनट। जो भी मैंने अगर कहीं पर दिन बोला वहाँ पर आप मिनट समझिएगा। तो कितना? 90 मिनट लगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी से जो है 60% अधिक है, सी जो है बी और ए के योग के 2 गुना से 45% कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 3/5। ए बी से 3/5 अधिक है, यानी कि ए जो है बी से कितना अधिक है? अगर बी 5 यूनिट है तो 3 यूनिट उससे अधिक, यानी कि 8 यूनिट है। फिर बोला गया कि सी जो है ए और बी के योग के 2 गुना। तो ए और बी का यूनिट में योग कितना होगा? 8 5 13। 13 का दुगुना कितना होगा? 26। 26 यूनिट में 45% कम। कोई भी संख्या खुद में 100% होती है, उसमें 45% कम, यानी कि 55%। 55% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 11/20। ये तीनों का हमें क्या आ गया? तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया। हल करेंगे कितना हो जाएगा? हमें ए और सी से तुलना करना है। तो ए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका अगर यहाँ पर कट रहा है तो कोई काट लेंगे। आपका 13 दूनी 26। कोई भी कट नहीं रहा तो रहने देंगे उसी तरीके से। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये आपका कट रहा है तो काट लेते। 13, ये आपका 10। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर से ए आ जाएगा 80, बी हो जाएगा आपका 50 और सी कितना हो जाएगा आपका? 13 × 11 करेंगे तो 143। तो ये आपका 80 यूनिट है, सी कितना? 143 यूनिट। तो कितना अधिक है? तो यहाँ पर 143 माइनस 80 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 63 यूनिट अधिक है। तुलना किससे करना है? ए से, यानी कि ये कितना था? 80 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 20 चौक 80, 20 पच्चीस 100 होता है। 63 पचे आपका कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 6 पचे 30, 31/4 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4 7 28, 3 4 8 32, 3 आपका कितना हो जाएगा? 4 7 28, 4 पचे 20, यानी कि 78.75। ये आपका क्या गया? इतना प्रतिशत अधिक है। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% और 22% के 2 क्रमिक बट्टों के बाद 799.5 रुपये में बेचा जाता है। इस वस्तु के क्रय मूल्य 1000 रुपये है, तो इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो इसका कितना लाभ होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य निकालना होगा। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बेचा कितने में? 799.5 रुपये में बेच दिया। दशमलव हटा देंगे तो नीचे 10 चला जाएगा। 18% पहले जो है क्या किया गया? डिस्काउंट में बेचा गया, यानी कि 100% के सामान को कितने कम में बेचा? 18% कम, यानी कि 82% में बेच दिया। फिर से जो है दोबारा छूट 100% वाले सामान को 22% कम, यानी कि 78% में बेच दिया। तो हल कर लेंगे। यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा? एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हल कर लेते। 1 0 1 0 चला गया। 5 2 से काटेंगे तो 5 बार में, ये 41 बार में, ये आपका कितने बार में? 50 बार में। यहाँ पर आपके कितने? 39 बार में। आपका 9 एकम 9, 9 पचे 45, 4 तिया 12, 12 पचे 60, यानी कि ये आपका कितने बार में चला जाएगा? 41 × 40 करेंगे तो आपका 5 बार में ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 पचे 25, पचे 125, यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 1250 रुपये।
तो 1000 का सामान कितने में बेच रहा है, 1250 रुपये में। तो 1000 का सामान अगर 1250 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 250 रुपये का। प्रॉफिट आपका क्या होता है, SP माइनस CP, यानी कि 1250 माइनस 1000 करेंगे तो 250 आएगा, यानी कि प्रॉफिट 250। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 15,000 रुपये की धनराशि पर वार्षिक 15% की दर से 2.2/3 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा जब ब्याज जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर 15%, सबसे पहले क्या करेंगे, 15% निकालेंगे किसका, 15,000 का। तो कितना हो जाएगा, 15 225, यानी कि 2250 रुपये क्या हो गया आपका, 15,000 का 15% हो गया। ये तो आपका पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। दूसरे साल का क्या होगा, दूसरे साल में भी 2250 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, लेकिन ये जो पिछला ब्याज था उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, यानी कि 2250 का भी 15% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/20, यानी कि 2250 पर भी अब क्या लगेगा, 3/20 ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 5 तिया 15, हाथ में 1, 22 तिया 66, 1 67, 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 33 दूनी 66, 2 सत्ते 14, यानी कि 337.5। तीसरे वर्ष में भी आपका क्या होगा, 2250 नहीं, सॉरी, तीसरे वर्ष में आपका टोटल वर्ष नहीं है, कितना है, 2/3 साल है। तो 15% का 2/3 आपका कितना हो जाएगा, 10% होगा। 15% का 2/3 कितना होगा, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10। ये 15,000 का 1/10 आपका कितना हो जाता है, 1500। फिर क्या करेंगे, ये जो 2250 है, 2250 उसका 10%, यानी कि 1/10 कितना हो जाएगा, ये आपका 4500। 4500 का 1/10 450, और 337.5 का 1/10 कितना हो जाएगा, 33.75 हो जाएगा। सभी का क्या करेंगे, यहाँ पर योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर से 5 5 10, हाथ में 1, 5 2 7, 2 9 1 10, 2 2 4 1 5 1 6, प्लस आपका इधर कितना हो जाएगा, 7 5, फिर आपका 5 3 8 4 3 7, 5 3 8 4 3 7 सही है आपका। फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.75। सभी का योग करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, लगभग में कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो हम लोग फिर निकाल लेंगे अप्रॉक्स में। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा जोड़ने पर, यहाँ पर आपका 5 7 5 12, हाथ में 1, 7 3 10, 10 1 11, हाथ में 1, 8 3 11, 11 1 12, हाथ में 1, 7 1 8, और यहाँ पर कितना हो गया 6, यानी कि 68,821.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6,821 रुपये। ये आपका क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स में आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रेलगाड़ी X जो है 11 AM बजे स्टेशन A से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, जबकि रेलगाड़ी Y जो है उसी दिन 3 PM बजे स्टेशन A से समानांतर ट्रैक पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेशन A से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले समय में कितने समय बाद जो है यानी कि X जो है, जो Y रेलगाड़ी है वो कितने समय बाद जो है X से चलता है। तो ये 11 AM में चलता है X, ये आपका Y 3 PM में चलता है। तो कितने समय बाद है आपका 12 3, यानी कि 4 घंटे बाद क्या चलता है, 4 घंटे बाद यानी कि दोनों ट्रेन जो चलते हैं वो दोनों के समय का अंतर कितना है, 4 घंटा। तो यहाँ पर जब तक Y जो है चलना शुरू करेगा उस समय तक X जो है कितना दूरी तय कर लेगा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी निकालने का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा में कितना दूरी चल लेगा, 50 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर चल लेगा। इसी 200 किलोमीटर को क्या करना है, जो 200 किलोमीटर X आगे चल चुका है उसी को क्या करना है, Y को कवर करना है, तभी तो वे आपस में मिल पाएंगे। तो एक ही दिशा में चल रहे, ये तो आपका। फिर हमें क्या निकालना है, समय। टाइम बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें पता चल गया कि दोनों के बीच की दूरी क्या है। अब हमें क्या निकालना है कि दोनों के स्पीड का अंतर क्या है, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 50 और 90 का अंतर कितना होगा चाल का, 40। तो आपका समय कितना आ जाएगा, 5 घंटा। यानी कि 5 घंटे बाद, जिस समय से Y चलता है उस समय से 5 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, वे आपस में मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो y जो है कितना दूरी तय कर लेगा यहाँ पर से, y जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे चलता है, तो कितना दूरी हो जाएगा, 90 × 5 करेंगे तो 450 किलोमीटर, यानी कि ए से जो स्टेशन था उससे जो है 450 किलोमीटर की दूरी पर भी आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी मशीन का मूल्यन प्रति वर्ष जो है 25% की दर से होता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में मूल्य का अंतर जो है 17,199 रुपये है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि प्रति वर्ष में जो है 4 यूनिट के समान पर 1 यूनिट की क्या हो रही है, कमी देखने को मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि 4 वर्ष पहले जो है मशीन का मूल्य x रुपये था, उसमें क्या हो रही है, 4 यूनिट का समान प्रति वर्ष जो 1 यूनिट की कमी हो रही है, यानी कि कितना हो जा रहा है, 3/4 हो जा रहा है। इसका क्या करेंगे, 3 वर्ष और 4 वर्ष का हमें क्या चाहिए, अंतर चाहिए। तो क्या करेंगे, पावर 3 और पावर 4 करेंगे, और इन दोनों का अंतर रुपये में कितना दिया गया है, तो 17,199 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 × 9 = 27 चौक 108, 108 में से 81 जाएगा तो 19 8 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि बराबर आपका कितना हो जाएगा, 171.99। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 वर्ष पहले मशीन का मूल्य आ जाएगा। तो हल करेंगे, 9 से पहले काट के देख लेते हैं, 9 × 27 आपका 9 1 9 9 81 1 1, 3 से काट लेते हैं यहाँ पर, 3 6 18, 3 3 9 3 7 21। तो x बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 256 × 637, ये आपकी क्या आ गई, 4 वर्ष पहले मशीन का मूल्य आ गया। लेकिन क्या पूछा जा रहा है, 1 वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष बाद का ही क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 साल बाद यानी कि क्या हो जाएगी, 25% की कमी हो जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 64 बार में। तो यहाँ पर क्या है, आपका इकाई अंक सब अलग है, तो गुना करने की जरूरत नहीं, इकाई अंक ही हम लोग चेक कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 7 28 8 8 3 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि इकाई अंक कितना आना चाहिए, 4। तो 4 यहाँ पर है, ये आपका हो सकता है, 6 है नहीं होगा, 8 है नहीं होगा, 2 है नहीं होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। वैसे आप गुना करना चाहे तो गुना करके भी देख सकते हैं, आपका इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है 99 से विभाजित। तो 99 से कटने का नियम क्या होता है, वह संख्या 11 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। अगर वह संख्या 11 और 9 से कट रही है, यानी कि वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 99 से कटेगी। तो पहले 9 से चेक कर लेते क्या हुआ, 9 कौन सी संख्या 9 से कट रही है या फिर 9 से नहीं कट रही। तो 7 2 9 7 6 13, और 9 से कटने का नियम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जो भी यहाँ पर जो भी अंक दिया गया है उनके डिजिट का सम क्या होना चाहिए। अगर डिजिट का सम 9 से कट रहा है, वही आपकी संख्या 9 से कटेगी। तो चेक कर लेते, 7 2 9 7 6 13 1 14 4 18, ये 9 से कट रही है। 7 2 9 7 6 13, सभी में अंक आपके क्या है, सेम है, यानी कि अगर अंक सेम है तो आपके उनका सम यानी कि योग भी सेम आएगा। तो 9 से सभी अंक कट रहे। 11 से चेक कर लेते, 11 से कटने का नियम होता है कि ऑड और इवन नंबर पे जो ऑड और इवन जो पोजीशन पे जो आपके अंक दिए गए उनके अंकों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो वो आपका अगर 0 या 11 होगा तभी वह संख्या पूरी 11 से कटेगी। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 7 और 2 9 9 1 10 और 10 9 कितना होता है, 19। फिर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 13 4 कितना होता है, 17। अंतर कितना हो रहा है, 2, यानी कि ये पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो 99 से नहीं कटेगी। यहाँ पर चेक कर लेते, 6 2 8 8 1 9 9 9 कितना होता है, 18। फिर यहाँ पर 7 7 14 14 4 कितना होता है, 18 18 में से 18 कितना हो जाएगा, 0। तो मैंने बोला था कि अगर अंतर 0 या 11 आ रहा है तो क्या होगी, पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो यहाँ पर 0 नहीं, 0 आ रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। बाकी भी चेक कर लेते हैं, 7 2 9 9 4 13 13 9, 7 2 9 4 13 13 9 आपका कितना हो जाएगा, 13 और 9 9 3 12, यानी कि 22। माइनस 7 6 13 13 कितना 14। अंतर आपका कितना आ रहा है, 6 2 8, गलत है। यहाँ पर चेक करेंगे तो 6 2 8 4 12 9 कितना हो जाएगा, 21। माइनस 7 7 14 1 15, अंतर कितना आ रहा है, 6, यानी कि ये भी आपका गलत है। तो एक ही ऑप्शन आपका सही जा रहा है जो कि 11 से कट रही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर इस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन प्रत्येक में 140 रुपये की कमी कर दी जाती है तो लाभ जो है 19.2% हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर सबसे पहले 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/20, यानी कि 20 का सामान जो है कितने में बेच देता है 3 यूनिट के लाभ यानी कि 23 यूनिट में बेच देता है। फिर बाद में जो है बाद में क्या कर देता है, बाद में जो है सीपी आपका क्या था एसपी, सीपी में भी क्या कर देता है आपके 140 रुपये का कमी कर देता है और एसपी में भी क्या कर देता है 140 की कमी कर देता है। तो बाद में जो है इसे कितने प्रतिशत के लाभ पर होता है 19.2% का लाभ होता है, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 192/100, सॉरी 100 नहीं 1000, तो कितना हो जाएगा यानी कि 1000 का सामान इधर से आपका 1000 का सामान कितने में बेचता है 1192 यूनिट में बेचता है। कितने में 1192 यूनिट में बेचता है। तो क्या करेंगे पहले क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या करेंगे क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना अंतर आ जाएगा 1192 इंटू 20 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0 2 दूनी 4 9 दूनी 18 19 9 दूनी 18 19 11 दूनी 22 है कितना हो जाएगा 23 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2300, कितना हो जाएगा आपका 2300 ने 23,000। तो अंतर आपका यानी कि डिफरेंस यहाँ पर से आपका कितना आ रहा है, तो यहाँ पर से डिफरेंस आपका यहाँ पर एक बार फिर से गुना करके देख ले 2 दूनी 4 9 दूनी 4 9 दूनी 18, सॉरी यहाँ पर आपका 8 होगा। तो डिफरेंस आपका कितना आ जा रहा है यहाँ पर से 840 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और इस 840 यूनिट बराबर में क्या आ जाएगा आपका इन दोनों का क्या करेंगे फिर क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका क्रॉस डिफरेंस, दोनों में तो आपका क्या आ जाएगा 140 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर जुट जाएंगे। तो दोनों जगह तो पहले 140 कॉमन हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएंगे योग हो जाएंगे। तो योग आपका यहाँ पर से कितना, सॉरी योग नहीं अंतर आपका यहाँ पर से कितना आ जा रहा है, तो अंतर 1192 माइनस 1000 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 192 का आएगा। हल करेंगे आपका यहाँ पर से आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते 14 छक आपका कितना हो जाता है 84, 6 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा आपका यहाँ पर से 6 3 18 6 दूनी 12 यानी कि 32। 1 यूनिट बराबर कितने रुपये आ गए 32, 1 यूनिट बराबर कितने आ गए 32 रुपये आ गए। तो हमें क्या चाहिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य कितना था 20 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 32 रुपये है तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 यानी कि 640 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। अगर वह इस वस्तु को 130 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 28% का लाभ प्राप्त होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है 100%, यानी कि हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लाभ में अंतर कितना था 20 के जगह 28% के लाभ पर बेचा, यानी कि लाभ में अंतर 8% का है और 8% का बराबर रुपये कितना दिया गया यहाँ पर 130 रुपये। तो 1% का 1% बराबर कितना हो जाएगा 130/8 रुपये हो जाएगा। हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से आपका कितना आएगा 4 दूनी 8 25, 2 से काटेंगे ये आपका 2 से काट देंगे तो कितना बार में 65 बार में चला जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 25 छक 150 यानी कि 1500, 25 5 125 यानी कि 1625 आपका क्या आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय में 60% की वृद्धि तथा खर्च में 90% की वृद्धि हो जाए तो उसके मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का इनकम खुद में हमेशा जो है कितना प्रतिशत होता है 100%। फिर जो है बोला गया कि अगर इनकम 100% है तो खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है 60%। तो अगर कमा रहा है 100%, खर्च कर रहा है 60%, तो सेविंग कितना कर रहा होगा, तो सेविंग्स कितना 100 माइनस 60 करेंगे तो 40% क्या कर रहा होगा सेविंग। फिर बोला गया कि इसमें इनकम में क्या हो गया 60% की वृद्धि हो गई, कितने की 60% की। तो 100 में अगर 60% की वृद्धि हो गई तो कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि कुल जो है 60% की क्या हो गई वृद्धि हो गई इनकम में। फिर जो है बोला कि एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो गई 90% की वृद्धि हो गई।
तो 90% किस में वृद्धि हुई? 60% में। तो 60 का 90% कितना हो जाएगा? 54। यानी कि 54% क्या कर दिया गया? अगर 60% का क्या किया गया? इनकम में वृद्धि हुआ, उनमें से 54% को क्या कर दिया गया? खर्च कर दिया गया। तो अब सेविंग कितना अधिक हो रहा है? 60 में से जितना जो वृद्धि हुआ था इनकम में, उसमें से 54% खर्च कर दिया गया। तो बचा कितना? 6% और बचा। 6% किस में वृद्धि हुई है? 40 में। तो और परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 दूना कितना होता है? 40 और 20 25 100, 2 से 6 काटेंगे, 3 बार में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 5 या 15% की क्या हो गई? आपके सेविंग यानी कि बचत में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक परीक्षा में 84 छात्र का औसत जो प्राप्त अंक 57 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:11 है। लड़कों का औसत प्राप्त अंक लड़कियों के औसत प्राप्त अंक से 20% कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्त अंक कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या करेंगे, यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या बॉयज और गर्ल्स का अनुपात में वैल्यू कितना दिया गया? 10:11। यूनिट में योग कितना हो जाएगा आपका? 10 है 11 21 यूनिट। 21 यूनिट बराबर टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 84। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 चक 40, यानी कि लड़कों की संख्या 40 और 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 चक 44, यानी कि लड़कों की संख्या 40 और लड़कियों की संख्या आपकी कितनी है? 44। फिर यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5। तो यहाँ पर बोला गया था कि लड़कों का औसत जो है लड़कियों से 1/5 कम है, यानी कि लड़की का अगर 5 यूनिट औसत है तो लड़कों का कितना है? 1 यूनिट कम, यानी कि 4 यूनिट है। तो ये 4 यूनिट, ये कितना है? 5 यूनिट। तो टोटल अगर हमें योग निकालना है तो क्या करेंगे? 40 का औसत कितना है? 4 यूनिट। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 चक 16, यानी कि 160 यूनिट प्लस कितना हो जाएगा? 220 यूनिट यहाँ होगा। और यहाँ पर से फिर यहाँ पर से टोटल औसत यहाँ पर से आपका कितना दिया गया? 57। तो यहाँ पर से टोटल योग आपका कितना हो जाएगा? 84 छात्रों का। तो 84 इंटू क्या करेंगे? 57 करेंगे, हल करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग फिर लड़कियों का औसत भी निकाल पाएंगे। तो हल कर लेते हैं, आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 160 और 220 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 380 यूनिट बराबर क्या करेंगे? 84 इंटू 57। हल करेंगे तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57। फिर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में, ये आपका कितना? 42 दूनी 84। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका? 42 इंटू 3/10, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। हमें क्या चाहिए? लड़कियों की संख्या चाहिए, लड़कियों का औसत चाहिए। तो लड़कियों का औसत कितना था? 5 यूनिट, यानी कि हमें 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 5 से गुना करेंगे, हल करेंगे, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 21, तो कितना आ जाएगा? ये 42 तो 21 या आपका कितना आ जाएगा? 63, यानी कि लड़कियों का औसत कितना है? 63। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपसे दिया गया है a+b+c का वैल्यू है, इधर आपका रेशियो में वैल्यू दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है a/b 1/a 1/b 1/c का रेशियो में वैल्यू क्या होगा। तो हमें सबसे पहले a/b/c का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे वैल्यू निकालेंगे? यहाँ पर मान लेते हैं ये 5x है, ये 12x है, ये 11x है। तो टोटल सभी को अगर जोड़ दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a 2b 2c हो जाएगा, यानी कि कॉमन ले ले अगर 2 तो क्या आपका आ जाएगा? 2a + b+c बराबर टोटल कितना हो जाएगा? 12 + 17 और 11 कितना हो जाएगा? 28x होगा। तो a + b+c का आपका यहाँ पर से वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे तो 14x आएगा। तो यहाँ पर से a + b+c बराबर अगर 14x है, 14x बराबर यहाँ पर क्या है? असल में a + b+c बराबर 28 है, यानी कि 14x बराबर कितना? 28 है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2। 14 से 28 काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो a + b का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, क्योंकि x का वैल्यू 2 है। 12 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ए बी सी का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर से अगर तीनों का योग 28 है, तीनों का योग अगर 28 है, यहाँ पर केवल बी + सी है, तो अगर 28 में से 24 माइनस कर दे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24, 28 - 24 यानी कि 4। बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? बी का वैल्यू यहाँ नहीं है तो क्या करेंगे? 28 - 22 तो कितना आ जाएगा? 6। सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ सी नहीं है तो 28 - 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18। हमें क्या चाहिए? 1/a यानी कि 1/4।
1/b यानी कि 1/6, 1/c यानी कि 1/18 का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 6 और 18 का एलसीएम, एलसीएम कितना होता है 36, 36 को क्या करेंगे सभी संख्या से गुना कर देंगे, आपका निश्चित अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 4 नंबर 36, 6 चक 36, 18 दूनी 36 यानी कि 9:6:2 ये आपका क्या हो जाएगा वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो एक त्रिभुज के परिगत है, जिसकी भुजाएं जो है 28 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर है। तो जब सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, इस आधार पर हमें चेक करना होगा कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 28 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर बराबर किसके होते, 53 के स्क्वायर के बराबर होते, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप नहीं चेक कर सकते तो यूनिट डिजिट से भी आप चेक कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 9, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, यानी कि 9 9 आ रहा है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। बाकी आप याद भी रख सकते हैं कि 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर बराबर होता है 53 का स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि यह असल में क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि इस तरीके से है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा दी गई है कितनी 28, ये आपका 45 है, ये आपका 53 है, और इसके ऊपर क्या एक वृत्त है, क्या एक वृत्त यानी कि सर्कल है। तो अगर ये सर्कल है तो ये जो आपका हाइपोटेनस है ये असल में क्या होगा, ये आपका असल में एक आपका ये डायमीटर होता है। अगर ये इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये असल में क्या है, ये डायमीटर है। तो अगर ये डायमीटर 53 है तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, डायमीटर यानी कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो 53 का आधा कितना हो जाएगा 53/2, ये आपके क्या आ गई वृत्त की त्रिज्या। तो अब हमें त्रिज्या पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं इस वृत्त का। तो वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr², एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा, पाई रहने देंगे क्योंकि पाई आपका आंसर में रहने दिया गया है। r² करना यानी कि 53/2 इंटू क्या करेंगे 53/2 गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 53 इंटू 53, तो 3 3 9, 5 3 15 दूनी 30, 3 5 5 25, 3 28/4 पाई। पूर्णांक में आंसर दिया गया तो पूर्णांक में चेंज कर लेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 1 यानी कि 702 पूर्णांक 1/4 पाई, ये आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 10 वर्ष पश्चात ब्याज उस धनराशि से जो है 2148 रुपये अधिक था, तो धनराशि कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई भी धनराशि जो है खुद में कितना होता है 100% होता है, यानी कि कोई भी मूलधन कोई भी प्रिंसिपल खुद में 100% होती है। तो यहाँ पर बोला गया कि एक साल में 12% का ब्याज लगता है, तो अगर 10 साल तक ब्याज लगता रहा तो 10 साल में टोटल ब्याज कितना लग गया होगा। तो 12 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120%, यानी कि साधारण ब्याज कितना बन गया उन 10 सालों में 120%। तो यहाँ पर बोला गया कि जितना पहले मूलधन था उससे भी जो है क्या हो गई, उसमें भी अब क्या हो गई उससे अधिक अब क्या मिल रहा है, यानी कि जितना पहले मूलधन था उससे अधिक अब क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है 10 साल के बाद। तो कितना अधिक ब्याज मिल रहा है 100% है, यानी 100% मूलधन था 120% तो अब ब्याज मिल जा रहा है, यानी कि कितना अधिक मिल रहा है 20% अधिक ब्याज मिल जा रहा है। और यहाँ पर कितने रुपए के बराबर है, तो 2148 रुपये के बराबर है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 2148/20। हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, आपका मूलधन आ जाएगा। 20 पचे कितना हो जाएगा 100, आपका कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 8 पचे 40, 4 5 20, 4 24, हाथ में 2, और आपका 21 पचे 105 और 2 कितना हो जाएगा 107, यानी कि ये आपका क्या आ गया मूलधन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर ये वैल्यू दिए गए, ये वैल्यू दिया गया, और आपसे x - y का मोड में वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पहले दिया क्या गया x² - xy प्लस y² बराबर कितना दिया गया 13। फिर यहाँ पर x² प्लस xy प्लस y² बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इन दोनों का गुणज ही क्या होता है इतने के बराबर होता है। तो क्या है 13 × 7 = 91 सही है।
इन दोनों का गुना जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इन दोनों का गुना जी क्या होता है, इतने के बराबर होता है, यानी कि इतना आता है गुना करने पर। तो क्या है 1391, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर एक्स इंटू वाई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। पहले हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 7 20, 20 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 10। अब हमें क्या चाहिए, एक्स इंटू वाई का वैल्यू चाहिए। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी कि अब एक्स और वाई को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 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 लगाएंगे, ये दोनों आपका कटेगा, एक्स वाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। अब हमें चाहिए एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस तौर पर लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस नहीं प्लस 2xy बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। इसे जो है हम लोग इस तौर पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या, अब आपका सिर्फ यहाँ पर पुट करना है एक्स माइनस वाई, एक्स वाई का वैल्यू कितना है आपका, एक्स वाई का वैल्यू -3, तो कितना हो जाएगा -3 इंटू 2 तो -6 उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में तो +6, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो एक्स माइनस वाई आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से एक्स माइनस वाई आपका +4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मोड अगर 4 पुट भी कर देते हैं तो आपका कितना आएगा, 4 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अनु जो है किसी वस्तु को 265.5 रुपये में बेचकर 18% का लाभ प्राप्त करती है, तो अगर वह इसे 231.3 रुपये में बेचती तो उसे लाभ या फिर हानि कितनी प्रतिशत का होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले सीपी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बेचा कितने में 265.5 में, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 चला जाएगा, 18% के लाभ में, यानी कि 100% के सामान को 118 में बेच दिया। रेशियो हमें किससे चाहिए, नए वाले एसपी से अनुपात चाहिए। तो कितना है 231.3, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे चला जाएगा 10, हल करेंगे। यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, रेशियो से बनाने में आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए रेशियो से इस तरीके का प्रश्न बनाया करेंगे। तो हल करेंगे 10 से 10 आपका चला गया यहाँ पर से, फिर आपका यहाँ पर क्या होता है, फिर आपका ये आपका 50 है, फिर आपका ये क्या है 59 है, 59 पहले तो ये आपका 4 बार में 9 5 45 5 बार में चला ही जाएगा आपका। अब देखेंगे 3 3 6 2 8 1 9, 9 से कट रहा है तो काट लेते, ये आपका 5 बार में, ये आपका यहाँ पर 9 दूनी 18 5, तो 9 5 45 9 7 63। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना 50 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, और यहाँ पर कितना है 257, यानी कि 250 के सामान को कितने में बेचा जा रहा है 257 यूनिट में, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है 7 यूनिट का, कितने पर 250 यूनिट पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 50 से काटेंगे, ये 5 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, कितना हो जाता है आपका 7 दूनी 14/5, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 2.8% का क्या हो रहा है लाभ, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।